गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा अग्रवाल। मैं महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांद गांव में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। हम जानते हैं कि हमें कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। हम ये भी जानते हैं कि हमें शक्ति जो है भोजन से प्राप्त होती है। उसे भोजन को ग्रहण कर लेने मात्र से हम को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए उसका पहले पाचन होना, उसका अवशोषण होना, उसका चयापचय होना भी आवश्यक होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये पाचन होता क्या है, पाचन संस्थान क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन से अंग आते हैं और क्या कार्य करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि आहार क्या होता है। आहार वे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर में जाकर के पाचन होता है, उनका अवशोषण होता है और फिर चयापचय के पश्चात शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न किया जाता है। अब किसी भी अभी हमने देखा कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, तब जाकर के उसका अवशोषण और चयापचय और तब उस हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसका मतलब हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसका पाचन होना आवश्यक है। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो उसी रूप में, वो आविलेय रूप में होता है। आविलेय रूप में भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है। ये जो अवशोषण होना है ये रक्त वाहिनियों में अवशोषण होता है। तो आविलेय रूप में भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है। इसलिए विभिन्न एंजाइम्स की रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से इन आविलेय भोज्य पदार्थों को विलेय रूप में परिवर्तित किया जाता है, तब इनका अवशोषण रक्त वाहिनियों में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम हमारे द्वारा लिए गए आविलेय भोज्य पदार्थों को एंजाइम्स की रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विलेय रूप में परिवर्तित करना, अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करने को ही पाचन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है और उसके पश्चात चयापचय की क्रिया होती है। तभी हमारे दिए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में होता है। और ये जो पाचन का कार्य होता है पाचन संस्थान के माध्यम से होता है। पाचन संस्थान में बहुत सारे अंग होते हैं। आइए हम उन अंगों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो आहार नाल होती है, ये आहार नाल मुख गुहा से चालू होती है और एनस पॉइंट पर जाकर, गुदद्वार पर जाकर के समाप्त होती है। ये आहार नाल एक मांसपेशियों की बनी हुई पोली नलिका होती है और काफी लचीली मांसपेशियां इसकी होती हैं। ये कहीं पर सकरी और कहीं पर चौड़ी देखने को मिलती है। ये मुख गुहा से चालू होती है। मुख गुहा के पश्चात मुख ग्रसनी में आती है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आता है। ग्रसनी से भोजन ग्रास नलिका में आता है, जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं। और ग्रास नलिका से भोजन आमाशय में आता है, स्टमक बोलते हैं इसको हम। इस आमाशय में भोजन काफी समय तक 3 से 4 घंटे तक रुकता है और उसके पश्चात ये भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग यानी कि आमाशय से लगा हुआ जो भाग होता है उसको कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है ये छोटी आंत का ऊपरी 25 सेंटीमीटर भाग होता है। इसके पश्चात जो भाग होता है छोटी आंत का वो कहलाता है जेजुनम, या इसको मध्यांत भी बोलते हैं। जेजुनम के पश्चात जो आखिरी का भाग होता है, छोटी आंत का आखिरी का भाग, उसको बोलते हैं हम इलियम, या उसको शेषांत बोलते हैं। ये देखिए ये बड़ी आंत में से आकर के लगा हुआ है, क्योंकि छोटी आंत से ही फिर बड़ी आंत बनना चालू हो जाती है। छोटी आंत इलियम पर समाप्त होती है और बड़ी आंत का असेंडिंग कॉलन चालू हो जाता है। बड़ी आंत ये चौड़ी भी दिख रही है। ये बड़ी आंत का जो ऊपर की तरफ ये जाता हुआ हिस्सा है ये असेंडिंग कॉलन कहलाता है और फिर ये दाएं से बाएं की तरफ मुड़ जाता है। इसको ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं। और फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसको डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। और डिसेंडिंग कॉलन का आप देख रहे हैं ये एक चौड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पेल्विक कोलन। पेल्विक कोलन से आगे हम आते हैं, ये पेल्विक कोलन वाला भाग है और ये कहलाता है मलाशय, जिसको कि हम रेक्टम भी बोलते हैं। और मलाशय और ये है गुदद्वार। मलाशय और गुदद्वार के बीच में एनल स्पिनेक्टर होते हैं, जिनके ये तंतु होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इच्छा अनुसार मल का त्याग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त हम इसमें देखते हैं कि यहाँ मुख में लाल ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि जब हम इसके पाचन के बारे में इस एक एक अंग की विस्तृत जानकारी लेंगे तब हम देखेंगे कि इन लाल ग्रंथियों का कार्य मुख में भोजन के पाचन में उपयोग होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि ये आपको यकृत नलिका दिख रही है। यकृत से पित्त तैयार होता है जिसे बाइल कहते हैं, और ये गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से ये जो पित्त है ये छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं पित्ताशय की सिस्टिक नलिका, क्योंकि इसी नलिका के माध्यम से पित्त जो है वो छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं पाचन तंत्र के एक एक अंग की विस्तृत जानकारी लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में हम ये जो कि ये चालू होता है यहाँ से आहार नलिका, यह आहार नाल का सबसे पहला भाग है जहाँ से भोज्य पदार्थों का पाचन भी शुरू होता है। मुख के में नीचे की ओर जिह्वा और ऊपर की ओर तालु होता है। अगली ओर सामने की तरफ हम देखेंगे ओंठ होते हैं, और मुख में ही ऊपर और नीचे दांतों की कतार रहती है। पीछे की ओर चौड़ा भाग जो होता है ये ग्रसनी का होता है, ये शंकु शेप का होता है, और ये जो ग्रसनी होती है ये ग्रास नलिका से जुड़ी होती है। मुंह का जो भीतरी भाग होता है ये श्लेष्मिक झिल्लियों द्वारा निर्मित होता है, और उसमें लाल स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा की निचली सतह में जिह्वा स्थित होती है। यह मांसपेशियों द्वारा बनती है, और इसका जो ऊपरी भाग है वो खुरदरा होता है और निचला भाग चिकना होता है। इसके दोनों ओर दो गोल लसिका ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम टॉन्सिल कहते हैं। जीभ के ऊपरी भाग पर झिल्ली रहती है, और इसके नीचे स्वाद कलियां जिसे हम टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं होते हैं। और यदि हम जीभ के कार्य देखते हैं तो एक तो ये भोजन को चबाने में सहायता प्रदान करती है, वस्तु का स्वाद अनुभव कराती है, और भोजन को पीछे की ओर ढकेलकर ग्रसनी तक पहुंचाने का कार्य करती है, और भोजन को निगलने में मदद करती है। ये जो जिह्वा है ये हमको बोलने में भी मदद करती है। इसके पश्चात हम देखते हैं दांत। मुख में दांत भी होते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर जबड़े में और नीचे के जबड़े में पंक्ति के रूप में ये दांत उपस्थित होते हैं, और इन दांतों का कार्य होता है कि भोजन को दांतों के बीच में पीसना, काटना, तोड़ना, ताकि ये निगलने योग्य हो जाते हैं, और ये हमारे पेट में जाकर के पाचन योग्य भी इनको पचने के लिए एंजाइम्स को सतह प्राप्त होती है। मुख में ही जहाँ हमने देखा कि जिह्वा होती है, दांत होते हैं, ऊपर तालु होता है, मुख में ही हमको ये लाल ग्रंथियां भी हमारे मुख में लाल ग्रंथियां भी होती हैं, और ये संख्या में 6 होती हैं। मुख के प्रत्येक बाजू 3 लाल ग्रंथि होती हैं। इनमें से 2 लाल ग्रंथि जिन्हें कर्णमूल ग्रंथि बोला जाता है या पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, ये कान के सामने गाल वाले हिस्से में होती है, और 2 सबलिंगुअल ग्लैंड जिसे अधोहनु ग्रंथि भी बोलते हैं, ये जबड़े की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, और 2 सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं जो कि जीभ के निचले भाग में होती हैं। इस प्रकार से 6 लाल ग्रंथियां होती हैं जिनमें रस उत्पन्न होता है जिसे हम स्लाइवा या लार कहते हैं, और ये जो लार है एक नलिकाओं के माध्यम से मुंह में छोड़ी जाती है, और ये भोजन का पचाने में कार्य करती है। इसमें लार में जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, और एक होता है माल्टेज एंजाइम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लार भोजन को गीला भी कर देती है, जिससे भोजन को चबाने में आसानी होती है, और लार में जो टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, और गीला भोजन निगलने में भी सहायक होता है, और जीभ को भी साफ रखती है। अगला हम देखते हैं ग्रसनी। ये जो शंकु रूप दिख रहा है ये ग्रसनी का है। ग्रसनी मुख तथा स्वर यंत्र के पीछे स्थित होती है। इसकी आकृति शंकु रूपी होती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर और सकरा भाग नीचे की ओर रहता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह नीचे की तरफ ग्रास नलिका से जुड़ती है। ग्रास नलिका में आकर के ये खुलती है।
इस ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और स्वरयंत्र ग्रसनी। नाक के पीछे वाले हिस्से को नासा ग्रसनी, मुख के पीछे वाले हिस्से को मुख ग्रसनी और स्वरयंत्र के पीछे वाले हिस्से को स्वरयंत्र ग्रसनी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य यदि हम देखते हैं तो मुंह में लार मिला व चबाया गया भोजन जीभ द्वारा ग्रसनी में धकेला जाता है और ग्रसनी इस भोजन को ग्रास नलिका तक पहुंचाती है। ये ग्रसनी का कार्य होता है। आगे हम देखते हैं, ग्रसनी के आगे हम देखते हैं कि ग्रास नलिका है और ग्रास नलिका जिसको कि हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ग्रास नलिका ये भी मांसपेशियों से बनी हुई, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ये 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके ऊपर की ओर ग्रसनी व नीचे की ओर अमाशय होता है। यह श्वास नलिका के पीछे तथा मेरुदंड के सामने की ओर स्थित है। यह अमाशय में पहुंचने से पहले श्वास पटल को छेद कर वक्ष से उदर में जाती है और भोजन का इसका जो मेन हम कार्य देखते हैं, ये ग्रसनी से भोजन को ग्रास, जो भोजन का ग्रास है वो ग्रसनी से ग्रास नलिका में आता है और उस ग्रास को ये अमाशय में भेजने का काम करती है। यह ग्रास जब ग्रास नलिका में आता है तब ग्रास के पीछे ग्रास नली की गोलाकार पेशियां सिकुड़ती हैं तथा इस ग्रास के आगे की पेशियां शिथिल होती हैं। इस प्रकार भोजन आगे बढ़ता है। इस क्रिया को आकुंचन लहरी कहते हैं। ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है और अमाशय जो है ये मांसपेशियों की बनी, आप देख रहे हैं, थैलीनुमा रचना होती है। यही सबसे चौड़ी रचना इस आहार नाल में हमें दिखाई दे रही है और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर होती है। ये अंग्रेजी के अक्षर जे के समान दिखाई देता है। इसका अधिक चौड़ा भाग बाईं ओर और कम चौड़ा भाग ये दाईं ओर होता है और अमाशय उदर गह्वर के ऊपरी भाग में, बाईं ओर ऊपरी भाग में श्वास पटल के नीचे स्थित होता है और भोजन ग्रास नलिका से जब अमाशय में आता है तब यह लगभग 3 से 4 घंटे तक इसमें रहता है। इस काल में अमाशय की मांसपेशियां बार बार संकुचित होती हैं, प्रसरित होती हैं, जिससे भोजन अमाशय में रहने वाले जो इसका जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। और जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है ये आम्लीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण भोजन में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और जो प्रोटीन वाला भोज्य पदार्थ होता है, प्रोटीन युक्त भोजन का इसमें पाचन होता है। इसके अगर हम कार्य देखते हैं तो अमाशय ग्रास नलिका से भोजन ग्रहण करने का काम करता है तथा उसको कुछ समय तक अपने में संचय करने का काम करता है। दूसरा कार्य इसका है भोजन को तरल तथा आम्लीय बनाकर उसे पचने योग्य बनाता है और जठररस या गैस्ट्रिक जूस की सहायता से भोजन का यहाँ पर पाचन होता है। अब ये जो यहाँ पर जितना पाचन हो जाता है उस भोज्य पदार्थ की उस प्रकृति को हम स्थिति को काइम बोलते हैं। तो ये जो काइम को आम्लीय बना करके छोटी आंत के में पास करने का काम करता है। मतलब आमाशय से भोजन जो है अब छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। हम देखते हैं अब ये छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ये भी मांसपेशियों की बनी हुई एक पोली नलिका होती है जो कि कुंडलित फॉर्म में, आप ये जो देख रहे हैं ये कुंडलित फॉर्म में होती है और इसका प्रारंभिक जो जस्ट स्टमक या आमाशय का जो निचला भाग होता है ये कहलाता है ड्यूडिनम। ये करीब 25 सेंटीमीटर होता है और इसका आकार घोड़े की नाल के समान होता है। ये देखने में समझ में आ रहा है कि घोड़े की नाल के समान इसका शेप होता है और यह पैंक्रियाज के शीर्ष को ऐसे घेरे रहता है। छोटी आंत का यह भाग अन्य भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है और पैंक्रियाज में उत्पन्न होने वाला रस तथा जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें लिवर से पित्तरस बन के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर से पित्तरस और पैंक्रियाज से में बनने वाला पैंक्रियाटिक जूस जो है वो नलिकाओं के माध्यम से इस पक्वाशय में यानी कि ड्यूडेनम में छोड़ा जाता है। इसके पश्चात हम ये जो भाग देख रहे हैं ये भाग ये कहलाता है
मध्यांत्र या इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेजुनम। पक्वाशय के तुरंत बाद का जो 2/छोटे पक्वाशय के तुरंत बाद जितना हिस्सा छोटी आंत का बचा होता है उसका 2/5 भाग जेजुनम होता है। और उस जेजुनम के पश्चात हम देखते हैं ये जो इलियम वाला भाग दिख रहा है हमको, ये भाग जो है, ये जो इलियम भाग है ये छोटी आंत के बाकी बचे 3/5 भाग का कहते हैं शेषांत या इलियम कहते हैं। यदि हम इसके कार्य देखते हैं तो छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में भोज पाचक रस भी उत्पन्न होते हैं जिनको द्वारा इनका उपस्थित भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर पचे हुए भोज पदार्थों का या भोज रस का अवशोषण भी होता है और यहाँ पर भोज पदार्थों को जितना पाचन होना है, अवशोषण होना है, उसके पश्चात बचे हुए शेष भोज पदार्थ को बड़ी आंत में ड्यूडेनम से जेजुनम और जेजुनम से इलियम से निकालते हुए बड़ी आंत में के असेंडिंग कॉलन में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से ये छोटी आंत जो है आकर के बड़ी आंत से मिलती है। अब हम बड़ी आंत को जब देखते हैं तो बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर ये चौड़ी नलिका होती है। यह हम ये देख रहे हैं इलियम के अंत से शुरू होती है और ये गुदा तक फैली हुई रहती है। ये जो बड़ी आंत है ये छोटी आंत के चारों ओर घेरा डाले रहती है। बड़ी आंत का निचला भाग जहाँ छोटी आंत का अंत होता है इसको हम कहते हैं सीकम कहते हैं। ये देखिए ये सीकम है। इसके निचले हिस्से में 8 से 10 सेंटीमीटर, ये हम जो देख रहे हैं 8 से 10 सेंटीमीटर एक लंबी डोरी जैसा रचना लटक रही है जिसको कि हम कहते हैं अपेंडिक्स। सीकम से बड़ी आंत ये दाईं ओर ऊपर की तरफ जाती है जिसको कि हम ये यकृत के नीचे तक पहुंचती है और वहां से फिर ये बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये ऊपर जाने वाली जो बड़ी आंत का हिस्सा है इसको हम असेंडिंग कॉलन बोलते हैं और फिर जब ये बाईं तरफ मुड़ जाती है इस भाग को हम ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं। ट्रांसवर्स कॉलन प्लीहा तक जाती है, उसके नीचे तक पहुंचकर ये फिर नीचे की ओर मुड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और बाएं भाग पर एक मोड़ होता है जिसे हम बोलते हैं पेल्विक कोलन है और पेल्विक कोलन के एंड से रेक्टम स्टार्ट होता है और ये रेक्टम की लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है और ये गुद द्वार पर जाकर के समाप्त होता है। गुद द्वार पर ये 2 वर्तुलाकृति स्नायु होते हैं जिनके कारण मल विसर्जन की क्रिया जो है वो इच्छा अनुसार हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी आंत के कार्य क्या होते हैं। तो बड़ी आंत का सबसे पहला काम होता है कि एक तो ये छोटी आंत को अपने से में ला करके समाप्त करती है, अर्थात छोटी आंत से जो भी शेष बचा हुआ भोजन का भाग रहता है उसको बड़ी आंत प्राप्त करती है। यह जल और लवण का अवशोषण करती है। इसमें उपस्थित ग्रंथियों द्वारा म्यूसिन का भी स्त्रवण होता है। सेल्यूलोज तथा अपचित प्रोटीन को बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा उत्सर्जन योग्य बनाती है और मल विसर्जन का कार्य भी बड़ी आंत के द्वारा होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो आहार नाल है वो मुख से चालू होकर के एनस पॉइंट पर समाप्त होती है। मुख से भोजन ग्रहण करके ये ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से ग्रासनलिका, ग्रासनलिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत के 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, वहां से होते हुए ये बड़ी आंत के असेंडिंग कॉलन में जाती है। असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन से डिसेंडिंग कॉलन, उसके बाद ये पेल्विक कोलन में जाती है और पेल्विक कोलन के बाद ये मलाशय और एनस पॉइंट तक जाकर के इस प्रकार से ये पाचन तंत्र यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रासनलिका है, आमाशय है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है, ये मांसपेशियों से की 4 लेयर से मिलकर बनी है। इन 4 लेयर में क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी हमने जो पढ़ी आहार नाल की रचना उसमें हमने देखा ग्रासनलिका देखा था, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत
ये 4 पार्ट भी हमने देखे थे। ये 4 अंग जो है आहार नाली के, वो 4 स्तर से मिलकर के बनते हैं। सबसे ऊपर में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है, जो कि संयोजी ऊतकों की बनी होती है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर पेशी स्तर होता है, जो पेशी स्तर में गोलाकार लंबाकार मांसपेशियां होती हैं, और उसके नीचे वाले स्तर, जिसको कि हम उपश्लेष्मिक स्तर या सब म्यूकस कोट कहते हैं, इसमें तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, इसी में रक्तवाहिनियां उपस्थित होती हैं, और साथ में आमाशय में और छोटी आंत की उपश्लेष्मिक स्तर यानी कि सब म्यूकस कोट में ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो कि पाचक रसों को स्रावित करती हैं और नलिकाओं के माध्यम से अपने उनके निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाती हैं, और इनमें एक लहरी उत्पन्न होती है जिसे हम आकुंचन लहरी कहते हैं इस स्थान पर। और उसके पश्चात सबसे अंदर की जो स्तर होता है वो कहलाता है श्लेष्मिक स्तर। ये श्लेष्मिक स्तर आमाशय में, जब आमाशय खाली होता है तब इस श्लेष्मिक स्तर पर झुर्रियां पड़ी रहती हैं, और जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में जो इस श्लेष्मिक स्तर का विशेष महत्व है, क्योंकि इस श्लेष्मिक स्तर में बहुत ज़्यादा झुर्रियां होती हैं, और उन झुर्रियों में विलाई होते हैं, और इन विलाई के चारों तरफ केशवाहिनियों का जाल पड़ा होता है और रसवाहिनियों का जाल पड़ा होता है। तो इस झुर्रियों के कारण भोज्य रस को भोजन के ऊपर कार्य करने के लिए कम जगह पर अधिक क्षेत्र मिल जाता है, साथ ही केशवाहिनियों को अवशोषण करने के लिए भी कम जगह पर अधिक क्षेत्र मिल जाता है। तो जो छोटी आंत होती है उसमें अधिक झुर्रियों का होना भोजन के पाचन और अवशोषण दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये 4 स्तर के द्वारा ग्रास नलिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत का निर्माण होता है।